कहा जाता है मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, लेकिन आजम खान के मामले में ऐसा नहीं है। आजम खान के सामने जब भी मुसीबत आने वाली होती है उन्हें इसका आभास पहले से हो जाता है। आज फिर आजम खान को एक बड़ा झटका लगा। वैसे तो 2019 के बाद से पश्चिमी यूपी के इस बड़े मुस्लिम नेता को कई बार झटके लग चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें जो झटका लगा वो उनके सियासी भविष्य के आगे दीवार खड़ी करने जैसा है। आजम खान आपराधिक मामले में न सिर्फ दोषी करार दिए गए, बल्कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा भी सुनाई। हालांकि उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा क्योंकि कोर्ट से फौरन जमानत मिल गई, लेकिन यहां मुसीबत यह है कि आजम खान की राजनीति पर ऐसा ग्रहण लगा है जो हटता नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक फैसले के आधार पर आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। अब सिर्फ औपचारिकताएं ही बाकी हैं। हालांकि आजम के सामने अपनी सदस्यता बचाने का मौका है, जिसकी गुंजाइश बेहद कम है। आज मैं आपको आजम खान को हुई सजा का एक पॉइंट विस्तार से बताऊंगा। यह भी समझाऊंगा कि आजम के सामने अब आगे क्या रास्ता है, और यह भी बताऊंगा कैसे आजम इस भंवर से बाहर निकल सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। आजम खान को हेट स्पीच मामले में अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। सपा नेता आजम खान ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान की विधायकी जाना तय हो गया है। इसके पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी कोर्ट से 2 साल की सजा होने के बाद विधायकी गंवानी पड़ी थी। 2 जन्म प्रमाण पत्र एवं 2 पैन कार्ड से जुड़े मामले में जांच के बाद आजम के बेटे को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इस तरह अदालत के फैसले के बाद विधायकी गंवाने वाले ये पहले पिता पुत्र की जोड़ी बनने वाली है। फिर आजम को कोर्ट से करारा झटका। हेट स्पीच ने फंसाया, विधायकी पर खतरा आया। कुछ लोग समाज में ऐसे हैं कि विद्वेष की भावना से, विघटन की भावना से, दंगा फसाद फैलाने की भावना से, भाई से भाई को लड़ाने की भावना से कुछ न कुछ अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इससे उन पर रोक लग सकेगी और उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। आजम को 3 साल की जेल, चट सजा, पट बेल। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हूँ। पिता आजम के साथ बेटे अब्दुल्ला वाली घटना। देखिए, वो तुलसीदास जी ने लिखा है ना, जस करनी तस भोग होता था, नरक जात काहे पछताता। जब आप कृत्य करते हो तो उसके परिणाम के लिए स्वयं आप ही जिम्मेदार होते हो। आजम की सियासत पर लग गया कानूनी ग्रहण। लेकिन यदि उनका कन्विक्शन उन धाराओं में हुआ है जो सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से कवर्ड है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सिवाय इसके कि एक चीज़ जो उनके पक्ष में है वो ये है कि 3 महीने तक ये डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इस बीच में न्यायालय से अगर राहत मिलती है तो बात अलग है। रामपुर के सियासी योद्धा की राजनीति पर पूर्ण विराम। आजम का आफत का बात तो चुभेगी। रामपुर के सबसे बड़े सियासी परिवार के लिए आकाश सक्सेना परेशानी की वजह बने हुए हैं। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर ही 2019 में आजम खान पर मुकदमा दर्ज हुआ था, और अब कोर्ट ने तीनों धाराओं में अधिकतम सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के बाद आजम खान जब कोर्ट से बाहर निकले तो सरकार पर तंज कसना नहीं भूले। उन्होंने एक लाइन में कहा, इंसाफ का कायल हो गया हूं। आजम ने कानूनी रास्ते खुले होने की बात भी कही। हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी है। साथ ही
25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यानी आजम खान की विधायकी जानी तय हो गई है। उनका कन्विक्शन किस सेक्शन में हुआ इस पे डिपेंड करेगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर सेक्शन 8 में डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं तो भी 3 महीने तक उनकी सदस्यता समाप्त नहीं मानी जाएगी, और इस बीच में अगर कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिल जाती है तो सदस्यता चलती रहेगी। और दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि क्या सेक्शन 8 में जो ऑफेंस दिए हैं उनके अंतर्गत कन्विक्शन हुआ है, क्योंकि मुझको कंफर्म तौर पे ये नहीं पता है कि किन किन धाराओं में कन्विक्शन हुआ है। अतः मैं आपसे ये कह दूं कि उनकी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि उनका कन्विक्शन उन धाराओं में हुआ है जो सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से कवर्ड है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सिवाय इसके कि एक चीज़ जो उनके पक्ष में है वो ये है कि 3 महीने तक ये डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इस बीच में न्यायालय से अगर राहत मिलती है तो बात अलग है। आजम खान रामपुर शहर सीट से विधायक हैं। 2022 में ही उन्होंने संसद पद छोड़कर विधायकी का चुनाव लड़ा था। जिस वक्त उन्होंने चुनाव लड़ा वो सीतापुर जेल में बंद थे, लेकिन अब कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनके लंबे समय तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग सकती है। आजम खान पर ये केस उसी आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था जो पहले कई मामलों में आजम के लिए मुसीबत बन चुके हैं। अधिकतम सजा हुई है 3 साल की। हाँ, जुर्माना 25,000 रुपए है। बाकी डिटेल जो ऑर्डर है वो अभी थोड़ी देर में मिल को जमानत मिल जाएगी। अब ये सब कोर्ट की प्रक्रिया है। तो जो विधानसभा की सदस्यता है अब उस पर अभी नियम अभी और जो उस पर स्टडी करेंगे और संभवतः आगे देखेंगे। इसमें रूल ये कहता है कि अगर 2 साल से अधिकतर सजा होती है तो सदस्य विधानसभा से इस्तीफा दे देना पड़ता है। कोर्ट ने आजम खान को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही उन्हें हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान बाहर निकले और अपने ही अंदाज में सरकार पर तंज कसा। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। कुछ नहीं, सारा जीवन ही संघर्ष का है। 27 महीने एक तनहा कोठरी में अकेला जेल काट के आया हूँ। 5 महीने कोरोना में रहा हूँ। 1.5 महीने में 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, फिर भी चल रहा हूँ आपके सामने। हिम्मत नहीं हारे, जिंदगी हारेंगे। दरअसल आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ साथ रामपुर के तत्कालीन डीएम पर अभद्र टिप्पणी की थी, और अब जब कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई तो भाजपा नेताओं ने चुभने वाला वार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, सपा नेता मोहम्मद आजम खान का राजनीतिक जीवन भाजपा और समाज के विरोध में जहरीले भाषण के लिए जाना जाता है। न्यायालय के आदेश का स्वागत है। लोकतंत्र में राजनीतिक विचार अलग अलग हैं, तब भी सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति को भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिए। करीब 5 महीने पहले ही आजम खान सीतापुर जेल से बाहर निकले थे। वो तारीख थी 20 मई की, लेकिन जब से वो बाहर निकले हैं उनका अधिकतर समय या तो अदालतों के चक्कर काटने में बीता है या फिर अस्पताल में। इस बीच रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव भी हुआ, जिसमें आजम खान को करारा झटका लगा। यानी कानूनी मोर्चे पर हो या राजनीतिक मोर्चे पर, आजम को जेल से बाहर आने के बाद भी बुरे समाचार ही सुनाई दिए हैं, और अब भाजपा आजम पर हमलावर हो गई है। अगर गलत करती है तो माननीय न्यायालय इसीलिए बैठा है। भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि सबको न्याय मिलता है। तो भारतीय संविधान ने माननीय न्यायालय को तय किया है, नियुक्त किया है, और माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो अपने देश में सभी लोगों को स्वीकार होता है। अब आगे भाजपा की क्या तैयारी है? रामपुर उपचुनाव जीत चुकी है पार्टी शुचिता के साथ 365 दिन अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाती है। आजम खान के साथ भी वही हुआ है जो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 2 साल पहले हुआ था। 2020 में अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी रद्द हो गई थी। वो मामला फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा था। साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी। आरोप है कि तब उन्होंने अपना फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था।
तब अब्दुल्ला रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक थे। लेकिन अब कहानी आजम खान की है और बड़ा सवाल तो ये भी है कि आजम खान भविष्य में चुनाव लड़ने योग्य होंगे भी या नहीं। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। आजम खान इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत में घिरे हैं। 20 मई को जब वो सीतापुर जेल से बाहर निकले थे तो लगा था कि अब वो आजाद होकर सियासत करेंगे, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें बड़ा झटका लग गया है। अब आपको बताता हूं कि आजम अपनी सदस्यता कैसे बचा सकते हैं, कैसे बच सकती है आजम की सदस्यता, ये बड़ा सवाल है। आजम खान की अगर हम बात करें तो आजम खान इस वक्त सजा याफ्ता है। सजा का ऐलान होते ही सदस्यता खत्म हो गई। अगर हम नियम कायदों की बात करें, 60 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील करनी होगी आजम खान को। अपील में लिखना होगा सजा को स्टे किया जाए। हाई कोर्ट से सजा पर स्टे लगने के बाद ही राहत मिल सकती है। हाई कोर्ट से स्टे होने की गुंजाइश बहुत कम मानी जाती है। हाई कोर्ट में मामला खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऑप्शन खुला है। आजम खान को 3 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। आजम खान ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाषण देते हुए कुछ ऐसी बातें कही थी जो अपराध की श्रेणी में आ गई। आजम को किन किन मामलों में दोषी ठहराया गया है, जल्दी से मैं आपको वो भी बताता हूं। जी हां, देखिए किन मामलों में आजम दोषी है। 153A, 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, ये इस धारा के तहत बात आती है। 505(1), सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देना। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125, भड़काऊ टिप्पणी करना। जी हां, आगे बढ़ते हैं। आजम खान पश्चिमी यूपी के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद ऐसा होगा जब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। अगर सदस्यता रद्द हो जाती है, ऐसा क्यों होगा वो भी आपको समझाता हूं। देखिए, पहली बार सदन के सदस्य नहीं होंगे आजम, ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। एएमयू में पढ़ते हुए राजनीति शुरू की आजम खान ने आपातकाल के दौरान में पहली बार चुनाव लड़ा। 1977 में कांग्रेस के प्रत्याशी से विधानसभा चुनाव हारे। हालांकि 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक बने। 1985 में लोकदल के टिकट पर दूसरी बार विधायक बने। 1989 में जनता दल के टिकट पर तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। 1989 में पहली बार यूपी सरकार में मंत्री बने। 1991 और 1993 में भी विधायक बने। 1996 में कांग्रेस के अफरोज अली खान से हारे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सदन के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव हारने पर सपा ने राज्यसभा भेज दिया था। 2002, 2007, 2012 और 17 में लगातार जीते। 2019 में रामपुर से पहली बार सांसद बने। 2022 में फिर रामपुर से लड़े, जेल में रहते हुए विधायक बने। विधायक बनने के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था आजम खान। आगे बढ़ते हैं। विधायकी की सदस्यता जाने वाले नेताओं की लिस्ट की अगर बात करें, उस लिस्ट में आजम खान का नाम नया नहीं है। इससे पहले भी कई विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। 2019 के बाद से किस किस विधायक की सदस्यता गई, जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। किन किन विधायकों की सदस्यता गई, देखिए। अशोक कुमार चंदेल, भारतीय जनता पार्टी, हमीरपुर, जून 2019 को इनकी सदस्यता गई। कुलदीप सिंह सेंगर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, बांगरमऊ उन्नाव से। दिसंबर 2019 को इनकी भी सदस्यता विधानसभा की गई। अब्दुल्ला आजम सपा के विधायक स्वार सीट से, रामपुर की स्वार सीट से फरवरी 2020 में इनकी सदस्यता चली गई थी। इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, गोसाईगंज से अयोध्या की। दिसंबर 2021 में सदस्यता गई। आगे बढ़े। करीब 9 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसने दागी नेताओं की मुसीबत बढ़ा दी। वो फैसला क्या था वो भी आपको बताता है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था इसको समझिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 सबसेक्शन 4 को निरस्त किया था। दोषी ठहराने के बावजूद सांसद विधायक संरक्षित रहते थे। दोषी निर्वाचित प्रतिनिधि अपील लंबित होने तक पद पर रहते थे। अपील पर अंतिम फैसला आने तक सदन का सदस्य बने रहने की छूट थी। निर्वाचन आयोग ने कई बार इस प्रावधान को खत्म करने की मांग की थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मायावती की, जिन्होंने दलित प्रधानमंत्री का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर निकाल दिया है। वैसे तो ये विवाद ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाहर आया, लेकिन इसी बहाने मायावती ने दलित प्रधानमंत्री का सियासी राज शुरू कर दिया। मायावती ने इस मुद्दे पर एक साथ 3 ट्वीट किए। सभी ट्वीट में उन्होंने बसपा को अम्बेडकरवादी पार्टी साबित करने की कोशिश की और दलित प्रधानमंत्री का संदेश दिया। मायावती ने ये दलित समाज के बीच ये संदेश ऐसे समय में दिया है जब गैर जाटव से लेकर जाटव वोटर तक उनसे दूर होता जा रहा है।
ब्रिटेन की सियासत का धुआं हिंदुस्तान में उठ रहा है। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो हिंदुस्तान में धर्म और जाति की राजनीति ने आकार लेना शुरू कर दिया। ओवैसी ने हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर कर दी तो मायावती ने दलित कार्ड जल दिया। मायावती ने बैक टू बैक 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में लिखा, भारतीय मूल के श्री ऋषि सुनक के अंततः ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने पर यहाँ कांग्रेस और भाजपा में ट्विटर वॉर, आरोप प्रत्यारोप और इधर उधर की बात जारी है, किंतु उस राजनीतिक हक व इंसाफ की बातें नहीं की जा रही हैं, जिस कारण देश में अभी तक कोई दलित पीएम नहीं बन पाया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, मैं 100% उनसे सहमत हूं। और आदरणीय बहन जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इन 70 वर्षों में अगर देश का कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है तो ये बहुसंख्य दलित समाज के बहुजन समाज के लोगों की घोर उपेक्षा है। दरअसल मायावती की पॉलिटिक्स पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम और दलितों के इर्द गिर्द घूम रही है। उनके जो भी ट्वीट हो रहे हैं उसमें या तो मुस्लिमों की बात हो रही है या फिर दलितों की। मायावती ने आज जो दूसरा ट्वीट किया उसमें लिखा, ऐसे समय में जब अमेरिका और यूरोप के अमीर और विकसित देश जबरदस्त संकट के बुरे दौर से जूझ रहे हैं, साथ ही स्थिति को संभालने के लिए नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, भारतीय हुक्मरानों को भी देश और यहाँ की जनता के भविष्य के लिए अपनी संकीर्ण और जातिवादी सोच को त्यागना ही होगा। यानी मायावती ने फिर एक बार सरकार को संकीर्ण और जातिवादी सोच वाला बताकर दलित समाज को संदेश देने की कोशिश की है। मायावती की ये कोशिश इस वजह से अहम हो जाती है क्योंकि बसपा के कोर वोट बैंक का जो बड़ा हिस्सा छिटका है वो भाजपा की तरफ गया हुआ बताया जाता है और बसपा सुप्रीमो लगातार इस कोशिश में है कि वो अपने बिछड़े हुए वोट को वापस ले आए। दलित प्रधानमंत्री के मुद्दे पर उन्होंने जो तीसरा ट्वीट किया उसमें लिखा, ये जांच परख जरूरी है कि दलित, पिछड़े और उपेक्षितों का सच्चा हितैषी कौन। क्या परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाकर उनके करोड़ों अनुयायियों का कोई असली हितैषी हो सकता है, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य विरोधी नेता भी उनकी पार्टी की संकीर्ण सोच से मजबूर हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो कभी बहन जी ने सोचा भी नहीं होगा और तमाम राजनीतिक लोग जो कई वर्षों से लंबे समय तक इस देश को चलाते रहे, जिनका दायित्व तो बनता था कि वो दलितों के हिस्सेदारी दें, उनको सम्मान दें, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब से देश की बागडोर आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई है, तब से दलितों को भागीदारी और उनका सम्मान पूर्णतः सुरक्षित है और सर्वोच्च पदों पर उन्होंने दलितों को तरजीह दिया। मायावती का ये पुराना इतिहास है। वो जब भी कोई हमला करती है तो उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों को लपेटती है, जैसा कि उन्होंने इस बार भी किया। लेकिन मायावती के दलित प्रधानमंत्री वाले ट्वीट पर अब भाजपा उन्हें ट्विटर छोड़कर जमीन पर उतरने की चुनौती दे रही है। रोज ट्वीट कुछ ना कुछ हर नेता करता रहता है, लेकिन ऋषि सुनक जी भारतवंशी हैं और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में कब किसको कहाँ बैठने का अवसर मिलेगा, यह लोकतंत्र में देश का मतदाता जनता की अदालत के माध्यम से तय करने का काम करता है, जब ऐसा कोई समय आएगा। मायावती ने जिस सियासत को फिर से हवा दी है वो दलितों के दिल में जोश पैदा करने वाली है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या मायावती का साथ छोड़कर जा चुके दलित समाज के वोटर फिर उनके पास लौट आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच है कि गैर जाटों के अलावा जाटों समाज का वोटर भी मायावती से काफी हद तक दूर गया है, जिसका नतीजा 2007 के बाद से हुए चुनाव में लगातार दिखता रहा है और भाजपा लगातार दलितों के मोर्चे पर जोरदार बैटिंग भी कर रही है। दलितों के सबसे मसीहा के रूप में स्थापित करने का सपना देखते देखते उनका सपना टूट गया
और दलितों की सेवा में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है वो सब कोई जानता है। जब से देश में बड़े पदों पर बनाने लायक भारतीय जनता पार्टी हुई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हुए, तब से मैं देख रहा हूं कि दलितों की भागीदारी और दलितों का सम्मान इस स्तर का है जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। कुल मिलाकर मायावती अपने पुराने समीकरण पर लौट आई है। दलित प्लस मुस्लिम के कॉम्बिनेशन ये वही समीकरण है जिसने 2007 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले मायावती का किया जा रहा ये प्रयोग कितना सफल होगा, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। ये पहली बार नहीं है जब मायावती ने दलित प्रधानमंत्री का सिक्का उछाला हो। इससे पहले जब 2019 में विपक्षी दलों के एक मंच पर आने की कोशिश हुई थी, तब भी दलित प्रधानमंत्री की चर्चा जोरों पर थी। हालांकि ये बात अलग है कि तब विपक्षी दल भाजपा के सामने ढेर हो गए थे। अब मायावती ने दलित प्रधानमंत्री के बहाने फिर से अपना चेहरा आगे करने की कोशिश की। मायावती ने दलित प्रधानमंत्री के नाम पर ऐसा सियासी तूफान उठाया है जो देश भर के दलितों को संदेश देने वाला है। ठीक वैसे जैसे ओवैसी ने मुस्लिम प्रधानमंत्री का मुद्दा उछालकर मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश की। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। दरअसल सबके अपने अपने सपने हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दलित प्रधानमंत्री के नाम पर मायावती खुद का चेहरा सामने कर रही है। वैसे भी राजनीति में सपने हकीकत से ज्यादा करामात दिखाते हैं। मायावती का पुराना सपना भी है कि वो देश की पहली दलित प्रधानमंत्री और दूसरी महिला प्रधानमंत्री बने। इस देश में दलित प्रधानमंत्री की आवश्यकता है और मैं पुरजोर जनता से ये अपील करूंगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो दलित प्रधानमंत्री के लिए वोट करें, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए वोट करें, बहुजन समाज के लिए वोट करें और निश्चित इस देश में दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन क्या मायावती ऐसे वक्त में खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार मान सकती हैं जब उन पर विपक्ष की राह में रोड़े अटकाने के आरोप लगते रहे हैं? कांग्रेस से उनके संबंध ठीक नहीं, सपा से 36 का आंकड़ा है, विपक्षी गठबंधन में उनका नाम तक नहीं लिया जाता और भाजपा उन पर लगातार चुभने वाला हमला करती है। भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में कब किसको कहाँ बैठने का अवसर मिलेगा, यह लोकतंत्र में देश का मतदाता जनता की अदालत के माध्यम से तय करने का काम करता है। जब ऐसा कोई समय आएगा देखा जाएगा। जब से देश की बागडोर आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई है, तब से दलितों को भागीदारी और उनका सम्मान पूर्णतः सुरक्षित है और सर्वोच्च पदों पर उन्होंने दलितों को तरजीह दिया। बसपा सुप्रीमो दलितों के नाम पर भाजपा को पस्त करने की कोशिश में है। मायावती पहले भी दलित प्रधानमंत्री का सियासी दाग अलाप चुकी है, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद जब सपा से उनका गठबंधन टूटा, उसके बाद दलित प्रधानमंत्री शब्द लंबे समय बाद सुनाई दिया है और मायावती की कोशिश कहीं न कहीं फिर से विपक्षी दलों को एक बड़ा संदेश देने की है। नंबरों का गेम है। सही बात तो ये है कि नंबरों का गेम है। अगर हमारे एमपी ज़्यादा होंगे तो उसमें कोई भी बन सकता है, मुसलमान हो या कोई। लोकसभा के अंदर जिसके एमपी ज़्यादा होंगे वही बनेगा। और कोई इनसे उम्मीद करना तो आप छोड़ दीजिए कि बीजेपी मुसलमान को बना देगी या कांग्रेस मुसलमान को बना देगी, कोई मतलब ही नहीं है और ये सब बेकार की बातें हैं। हमें सब में विश्वास है, हिंदू मुसलमान सब हमारे एक हैं और इस देश के लिए जो काम कर रहा है वो। 2019 में जब विपक्ष का एक बड़ा धारा एक छत के नीचे पहुंचा था, तब मायावती के भी प्रधानमंत्री बनने की चर्चा तेज हो रही थी, लेकिन विपक्ष का गुब्बारा फूटा और तब से ही दलित प्रधानमंत्री का जुमला उछलना बंद हो गया। हालांकि भाजपा वक्त वक्त पर गिनाती रही है कि दलितों के लिए 2014 के बाद से उसने क्या क्या किया है। दलितों की भागीदारी और दलितों का सम्मान इस स्तर का है जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। देश के सर्वाधिक अथवा सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर, देश के यशस्वी राष्ट्रपति के पद पर भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने राष्ट्रपति दलित दिया,
राम कोविंद जी को दिया, और अभी मैं कह सकता हूं देश की यशस्वी राष्ट्रपति के पद पर एक दलित महिला को बैठा करके हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो कभी बहन जी ने सोचा भी नहीं होगा। सियासत वास्तविकता का नाम है और वास्तविकता ये है कि दलित मोर्चे पर मायावती इस वक्त बुरी तरह फेल हुई है। यहाँ तक कि यूपी की जो आरक्षित सीटें हैं वहाँ से भी मायावती का कोई विधायक नहीं जीत पाया, और ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि एक तरफ मायावती के वोट बैंक पर भाजपा की नजर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश भी लगातार अम्बेडकरवादियों को संदेश देते रहते हैं। और अगर पीछे मुड़ करके देखें हम, जिस समय पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जो ये देश के तमाम करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं। जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, वो अपने जीते जी नहीं एक हो पाए, लेकिन 2019 में समाजवादियों ने, और मैं जानता हूं कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था, हमने त्याग कर करके उस समझौते को करने का काम किया था। मायावती कभी दलित उत्पीड़न तो कभी आरक्षण में कटौती का मुद्दा उठाती हैं। जातिगत भेदभाव को आधार बनाकर भी कई बार मायावती सरकार पर हमला करती रही हैं, लेकिन इन सब मुद्दों को उठाने के बावजूद वोटर उनसे दूर ही होता जा रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह सपा के वो आरोप हैं जो भाजपा की बी टीम कहकर लगाए जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। मायावती की पूरी पॉलिटिक्स इन दिनों दलित और मुस्लिम वोटरों के आसपास दिखाई दे रही है। कभी वो सपा छोड़कर आने वाले इमरान मसूद को अपने पाले में खड़ा करती दिखाई देती हैं, कभी पूर्वांचल में गुड्डू जमाली के सहारे सपा को झटका देती हैं, तो कभी मदरसे के सर्वे पर सियासी सवाल उठाती हैं। इसी कड़ी में उनकी पार्टी की तरफ से भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर नोटों की छापने की मांग भी कर दी गई है। बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट किया कि अगर किसी की तस्वीर नोट पर छपनी चाहिए तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने का शिगुफा छोड़ा तो बसपा ने इसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया। मांग हुई अगर नोट पर किसी की तस्वीर लगे तो वो संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की हो। बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट किया, हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्धारित और प्रस्तुत दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया था। इसलिए अगर किसी की तस्वीर होनी ही है तो वो बाबा साहेब की तस्वीर होनी चाहिए भारतीय करेंसी पर। और मैं इस बात का भी उनका पुरजोर समर्थन करूंगा कि लक्ष्मी गणेश जी की अगर उनके लक्ष्मी गणेश जी की जगह बाबा साहब की फोटो अगर करेंसी पर लगेगी तो ये दलित समाज के लोगों का सम्मान होगा, संविधान का सम्मान होगा। और बाबा साहब एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, संसार में उनसे पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं। यानी सबकी अपनी अपनी सियासत है, किसी को हिंदुत्व की पिच पर राजनीति करनी है तो किसी को दलित वोट बैंक की पिच पर। हालात ये हो गए हैं कि बसपा ने आम आदमी पार्टी पर चुभने वाले तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। आकाश आनंद ने एक ट्वीट में लिखा, क्या रंग बदलू पार्टी है ये। एक तरफ तो बाबा साहेब की तस्वीर लगाकर बहुजन हितैषी होने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ वोट लेने के लिए नोट बदलने की बात करते हैं। केजरीवाल साहब, अच्छा होता अगर आप नोटों पर बाबा साहेब की तस्वीर की बात करते, जिन्होंने सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। कुर्सी के पीछे अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाने वाले केजरीवाल बसपा के निशाने पर हैं। बसपा एक एक कर उन पर कई हमले कर रही है। आकाश आनंद ने केजरीवाल को लेकर एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, चाल, चरित्र और चेहरा, केजरीवाल जी का असली रूप अब सामने आ चुका है। दरअसल इनका कोई चेहरा ही नहीं है,
जब जहां जैसी जरूरत होती है ये वैसे ही बन जाते हैं। पंजाब चुनाव में किसानों के हितैषी थे और अब गुजरात चुनाव आते ही इनके अंदर का हिंदुत्व जाग उठा है। देश में चुनावी माहौल बन रहा है और जंग तस्वीर पर छिड़ गई है। ये दौर ऐसा है जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है और सियासत भटकते हुए मुद्दों पर मजबूत हो रही है। देखिए, बहुत सारी हमारी धार्मिक परंपराएं हैं। जब दीपावली पे हम लोग पूजन करते हैं तो लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। कई बार चांदी के सिक्कों पे लक्ष्मी गणेश होते हैं। हम लोग लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करके अपनी मनोकामना मान लेते हैं। नोट पे जहाँ तक फोटो का सवाल है, हमें लगता है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी की फोटो पहले से है और महात्मा गांधी जी भी महापुरुष थे। अब किसी दूसरे महापुरुष का अगर महिमा मंडन करेंगे तो किसी और का को अपमानित करें, ऐसा उचित नहीं है। मेरी तो मांग ये है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि हर व्यक्ति की जेब में पर्याप्त नोट तो हो। आज लोगों की जेबें खाली हैं, लोगों की जेब में नोट नहीं है और नोट में फोटो किसकी हो, इस पर सियासत हो रही है। मुद्दा धार्मिक और जातीय है जिस पर देश की सियासत रफ्तार से चलती है, लेकिन क्या केजरीवाल और मायावती को इसका फायदा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नोट पर तस्वीर छापने की बात दिल्ली से उठी थी और इसे उठाने वाले थे अरविंद केजरीवाल, जिन पर चुभने वाले हमले हो रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि केजरीवाल हिंदुत्व का चेहरा बनने की सियासत कर रहे हैं। इसके पीछे हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपनी बात पर टिकी है। नेताओं ने वोट के लिए एक से बढ़कर एक बयान दिए हैं, लेकिन नोट पर जो राजनीति कर जाए उसे केजरीवाल कहते हैं। केजरीवाल ने ऐसी मांग कर दी जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। केजरीवाल के दिमाग में ये विचार कहां से आया होगा, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जो दांव चला है वो विरोधियों को चुभने लगा है। दरअसल उनकी छवि जोकर जैसी तो बनी गई है कि हमेशा एक ऐसे बातों को प्रस्तुत करना, ऐसे ढंग से लोगों को काम के लिए कहना जो सामाजिक दृष्टि जिसको उचित नहीं ठहरा सकते। आप सोचिए कि बिजली के निःशुल्क बिल की योजना वो दिल्ली में लागू की है, उसी योजना को उन्होंने पंजाब में या जहाँ चुनाव होता घोषणा करते हैं, लेकिन दिल्ली में उन्होंने रोल बैक किया। तो इसका मतलब यह है कि वो छद्म भेषधारी व्यक्ति हैं और जब चुनाव आता है तो तरह तरह की प्रलोभन देकर के वोट हासिल करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भाजपा का कोई भी नेता इस तरह की मांग कर सकता था, लेकिन केजरीवाल ने ये मौका पहले लपका जो कहीं न कहीं भाजपा नेताओं को बुरी तरह चुभ रहा है। जो हमारी संविधान सभा ने तय किया था वही होना चाहिए, उसमें कोई नहीं होना चाहिए। केजरीवाल तो ये कहने लगेंगे सारा संविधान ही बदल दो, उनके कहने से संविधान नहीं बदला जाएगा। आज जिस प्रकार की वो हास्यास्पद बात कर रहे हैं तो जनता हंस रही है कि अब गणेश लक्ष्मी को कागज पे छपवाओगे, वो हमारे आस्था के केंद्र हैं। हिंदुत्व की पिच पर भाजपा को टक्कर देने उतरे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐसा सुर छेड़ दिया है जो देश भर में बवाल मचा रहा है। कोई इसे धार्मिक राजनीति के चश्मे से देख रहा है तो किसी को ये भाजपा के आगे का अध्याय नजर आता है। केजरीवाल सही कर रहे हैं, इनका ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, इनकी पिच पे बैटिंग कर रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी का इलाज करने का काम केजरीवाल कर रहे हैं, उनका जो फैसला है वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन हमारी राय ये है कि गांधी जी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और इतना बड़ा मुल्क है कि पूरी दुनिया के अंदर 2-3 मुल्कों के बाद हिंदुस्तान सबसे नंबर 1 है। तो गांधी जी तो पूरी दुनिया के मसीहा रहे हैं और कभी उन्होंने कुछ लिया नहीं है, तो गांधी जी से बेहतर का मतलब ही नहीं होता कि उनके अलावा कोई मसला हो। केजरीवाल की सियासत भाजपा को टक्कर देने वाली भले दिखाई देती हो, लेकिन इसका असर कांग्रेस को परेशान करता है। इसे दिल्ली में भी देखा गया और पंजाब में भी, और अब अगला लक्ष्य हिमाचल और गुजरात है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता केजरीवाल पर चुभने वाले हमले बोल रहे हैं। देखिए, ये सब सिर्फ राजनीति है और ये मुद्दे को इसीलिए उठाया है, केजरीवाल जी ने पहले उठाया
क्योंकि वो इस बात को मानकर चल रहे हैं कि भगवान श्री राम के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई, राज्यों में सत्ता में आई, तो उनको लगता है कि हम भी अगर इस तरह का कोई काम करेंगे तो हो सकता है कि हमको भी समर्थन मिले, जन समर्थन प्राप्त। बहुत से लोग केजरीवाल की बात से सहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमत होने वालों की संख्या सहमत होने वालों के मुकाबले फिलहाल ज्यादा दिखाई दे रही है, फिर चाहे आम जनता हो या फिर अयोध्या के साधु संत। राजनीति के तर्ज पर वो गणेश और लक्ष्मी के अपमान करना चाह रहा है। ये सनातन धर्म का अपमान है। हमारे यहाँ सभी जगह लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है और उस पूजा का उद्देश्य जन कल्याण होता है, और ये नहीं कि इसको नोट के ऊपर में गणेश और ये लक्ष्मी के चित्र लगा दिया जाए। केजरीवाल ने ये मांग ऐसे वक्त में उठाई है जब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया औंधे मुंह गिर चुका है, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से कम राजनीतिक तौर पर ज्यादा लिया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले चुनाव आयोग पर उंगली उठाई थी। अखिलेश का आरोप था कि आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव के दौरान पक्षपात किया गया और वोटर लिस्ट से यादव और मुस्लिम समाज के वोटरों का नाम हटाया गया। अखिलेश को इस बयान के चलते चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है और 10 नवंबर तक जवाब मांगा है। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन गई। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए तो चुनाव आयोग ने भी उन्हें अब नोटिस थमा दिया है। चुनाव आयोग ने अखिलेश से वो सबूत मांगे हैं जिसके आधार पर अखिलेश चुनाव आयोग की नीयत और निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे थे। दरअसल जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर ही हमलावर हो गए। उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से मुस्लिम और यादव वोटरों का नाम काटा गया। लखनऊ में जब सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तब भी अखिलेश ने चुनाव आयोग पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव हार के पहले दिन से ही हल्ला बोल रहे हैं। उपचुनाव में जब हार हुई तो अखिलेश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। 20 अगस्त को अखिलेश ने कहा था, सपा ने विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था, मगर नतीजा सबके सामने है। देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफी काम करवाती है। चुनाव आयोग ने बहुत बेईमानी की। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किए गए। क्या चुनाव आयोग सो रहा था? उसने हमारी शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब अखिलेश के इन्हीं आरोपों पर चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांग लिया है। चुनाव आयोग ने अखिलेश से सबूत मांगे हैं। ये सबूत अखिलेश को 10 नवंबर तक देने हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को दें। जिन मतदाताओं के नाम काटे गए उनकी जानकारी दी जाए। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। उन्हें हर बात तोल मोल करके बोलनी चाहिए, लेकिन अपनी हार की हताशा में वो बेतुके तर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाते हुए ये कहा था कि यादव और मुसलमानों के वोट काट दिए गए इसलिए वो चुनाव हारे हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी करके इसका सोर्स पूछा है कि ये जानकारी आपके पास कहां से आई। अब अखिलेश यादव के लिए ये मुश्किल होगी, क्योंकि ये उनकी जातीय मजहबी मानसिकता थी जिसके तहत उन्होंने ये बयान दिया। अखिलेश यादव हो या आजम खान,
दोनों ही नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे हैं। रामपुर में जब उपचुनाव के नतीजों में सपा की हार हुई तो आजम खान ने भी अखिलेश जैसे ही आरोप चुनाव आयोग पर इशारों में लगाए थे। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। दरअसल वोटर लिस्ट में किसी का नाम जोड़ने और हटाने को लेकर चुनाव आयोग के अपने ही नियम और कानून हैं और उसका पालन करते हुए ही नाम जोड़े या हटाए जाते हैं। लेकिन अखिलेश ने चुनाव आयोग पर उंगली उठाकर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। अब चुनाव आयोग इस पर अगर कोई बड़ा फैसला लेता है तो अखिलेश की मुश्किल बढ़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं यूपी की कानून व्यवस्था की, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार यहां की कानून व्यवस्था की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के सामने योगी मॉडल की तारीफ हो रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 2 दिन का सेमिनार शुरू हुआ है, जिसमें सभी प्रदेशों के गृह मंत्री पहुंचे हैं। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चर्चा है कि यहां यूपी मॉडल को नजीर की तरह पेश किया गया। विशाल भव्य आयोजन हो चुका है। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन देश के यशस्वी। जमीन हरियाणा की थी, लेकिन गर्जना उत्तर प्रदेश की सुनाई दे रही थी। कीर्तिमान स्थापित किए हैं विकास के, संवेदनशीलता के, प्रगति के। यूपी में अपराधियों का क्या हाल है? दंगा करवाने वाले कहां चले गए हैं? भय मुक्त व्यवस्था के लिए क्या करना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब गृह मंत्रालय के 2 दिन के सेमिनार में मिलते दिख रहे थे। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। करीब हर राज्य के गृह मंत्री मौजूद थे और यूपी के कानून व्यवस्था की तारीफ हो रही थी। गृह मंत्रालय के इस सेमिनार में यूपी मॉडल को बतौर नजीर पेश किया गया। कहा गया, यूपी की कानून व्यवस्था का हाल कुख्यात माफिया सरगनाओं से पूछिए, जो कभी भय का पर्याय हुआ करते थे और आज खुद भयभीत हैं। बताया गया कि बदमाशों के अपराध की लंकाएं ध्वस्त हो रही हैं। अब पीएम मोदी शुक्रवार को इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे, जिनके सामने फिर योगी मॉडल की तारीफ होगी। चूंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश बीते वर्षों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेहतर कानून व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने असेसमेंट किया है हर राज्यों के कानून व्यवस्था को लेकर के। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से कानून व्यवस्था रहा है, जिस तरीके से उसका मॉडल रहा है, तमाम तरह अन्य राज्यों ने भी इसकी चर्चा की है। तो जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बना है, उसकी भी चर्चा यहाँ पे लाजमी है और बताया जाएगा कि कौन से राज्य किस तरीके से बेहतर कानून व्यवस्था कायम कर रहे हैं और कैसे उनसे सीख लेते हुए अन्य राज्य भी अपने यहां उस तरीके की कानून व्यवस्था लागू कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।